Good morning, student. Standard 12, subject SPNCC, part chapter 1, part 2, issue of share. क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसका सेकंड पार्ट है ये. इससे पहले हमने लीगल रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोविजन रिलेटेड अलॉटमेंट ऑफ शेयर के 7 पॉइंट देखे थे, और जो रिमेनिंग पॉइंट थे वो आज डिस्कस करने वाले. ठीक है, तो नंबर 8 है. 8 नंबर का पॉइंट है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. ओके, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है ये ज़्यादा समझना सबसे पहले ज़रूरी है पॉइंट्स देखने से पहले. इफ़ शेयर आर इशू थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ अ कंपनी मस्ट गेट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सैंक्शन बाय सेबी. ओके, कभी कभी कंपनी ना एडवांस में ये डिसाइड कर ली होती है कि वो है ना फिक्स वैल्यू पे या फिक्स प्राइस पे शेयर इशू करेगी. उस सिचुएशन में कंपनी को कंपलसरी सेबी का बनाया हुआ उस प्रोस्पेक्टस को फॉलो करना पड़ता है जो सेबी ने अपने गाइडलाइंस में दी होती है. उसको हम कहते हैं रेड हेरिंग प्रोसेस. ये कब हम फॉलो करते हैं? जब कंपनी शेयर इशू करने से पहले एडवांस में ये डिसाइड कर ली होती है कि उसको शेयर फिक्स प्राइस पे इशू करना होता है. तो ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9, मिनिमम परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू. ओके, अब मिनिमम परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू आपको पता है कि किसी भी शेयर की जो वैल्यू है वो 100% होती है. तो यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू क्या है तो वो देखते हैं. अब मिनिमम ऑफ 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर और अमाउंट डिसाइडेड बाय सेबी मस्ट बी कॉल्ड अप एज अ शेयर एप्लीकेशन मनी. जब भी आपको पता है कि शेयर इशू करने का या शेयर अलॉटमेंट करने का फर्स्ट प्रोसीजर होता है एप्लीकेशन का डिमांड करना, यानी मार्केट से एप्लीकेशन रिसीव करना. उस समय में जब हम एप्लीकेशन रिसीव करते हैं तो उसके समय में एप्लीकेंट को कंपलसरी एप्लीकेशन अमाउंट जमा कराना पड़ता है एएसबीए प्रोसेस के थ्रू, जो उनके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली ब्लॉक होता है. तो उसमें आप कितने परसेंट, मान लो कि शेयर 10 रुपीज़ का है तो आप ना 10 रुपीज़ का एटलीस्ट 5% ना आप एप्लीकेशन अमाउंट मंगाओगे. किसके पास से? शेयर होल्डर जो अभी होने वाले हैं, जो एप्लीकेंट है वो शेयर के जो भी वैल्यू है, जो भी प्राइस है, उसका एटलीस्ट 5% अमाउंट एप्लीकेशन के साथ जमा कराएंगे, या फिर जो अमाउंट सेबी ने डिसाइड किया होगा हम उसको फॉलो करेंगे. अगर सेबी ने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया है यहाँ पे या फिर किसी तरह की गाइडलाइंस प्रोवाइड नहीं करी है तो हम शेयर के 5% डिमांड करेंगे. ठीक है, एप्लीकेशन के साथ. नेक्स्ट है 10 नंबर का पॉइंट, अग्रीमेंट विथ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, आपके कंपनी का किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जो कि सेबी के साथ मर्ज हो, जुड़ा हुआ हो, उसके साथ आपके कंपनी का अग्रीमेंट होना चाहिए. द कंपनी मस्ट एंटर into an agreement with the recognized stock exchange for the listing of share. शेयर को इशू करने के लिए, शेयर को मार्केट में लाने के लिए, उसको स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा बनाने के लिए आपको कंपलसरी किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के साथ अग्रीमेंट करने रहेंगे. ठीक है, मैंने बार बार ये बात कही है कि सपोज आपकी कंपनी अहमदाबाद में है तो आप अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज के साथ कंपनी को मर्ज करोगे और उसके साथ अग्रीमेंट करोगे. ठीक है, पॉइंट नंबर 11 है अग्रीमेंट विथ रिस्पेक्टिव डिपॉजिटरी. मैंने ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपको 11th में पढ़ाया हुआ है कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होते हैं. सपोज कि आपको भरोसा नहीं है कि आपके कहने पे मार्केट से आपको 90% शेयर पे जो एप्लीकेशन मिलने वाला है, तो उस सिचुएशन में हम किसी भी डिपॉजिटरी की हेल्प ले सकते हैं. ठीक है, The company must enter into an agreement with respective depository company to credit the share allotted. ओके, जो भी शेयर अलॉट होने वाला है उसको क्रेडिट करने के लिए आप पर्टिकुलर डिपॉजिटरी की हेल्प ले सकते हो. जैसे कि भारत के जो दो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो है NSDL एंड CDSL. तो उन दोनों में से आप किसी के भी हेल्प ले सकते हो, और उसके जगह पे भी भारत में अब एक दूसरी कंपनी काम करती है डिपॉजिटरी के रूप में. क्वेश्चन नंबर 12 है मिनिमम सब्सक्रिप्शन. मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड इट्स इफेक्ट मस्ट बी डिस्क्लोज इन द प्रोस्पेक्टस. मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी आप कितना शेयर इशू करना चाहते हो
वो इस जो आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो मार्केट में, जो एक इनविटेशन होता है जिसको हम कहते हैं, जो पब्लिक को इनवाइट करने के लिए होता है कि कंपनी शेयर इशू करने वाली है और आप इसको परचेज करने में इंटरेस्टेड है तो आप इसका हिस्सा बन सकते हो। तो उसमें ना आपको कंपलसरी ये बताना रहेगा कि कंपनी कितना शेयर इशू करने वाली है और पर शेयर वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है 13 नंबर, मिनिमम नेट वर्थ। ओके, कितना कलेक्शन चाहती है कंपनी, ठीक है। द कंपनी मस्ट हैव अ मिनिमम नेट वर्थ एज प्रिस्क्राइब बाय सेबी फॉर द मेकिंग अ पब्लिक इशू। अगर आप पब्लिक इशू करना चाहते हो एज अ कंपनी, आप पब्लिक को शेयर बेचना चाहते हो, तो सेबी की प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस है एक, जिसमें वो नेट जो वर्थ है, यानी कम से कम कितने पैसों के लिए शेयर इशू कर सकते हो आप, तो इस बात को आपको वहाँ फॉलो करना रहेगा। सपोज़ कि सेबी ने ऐसा बताया कि एटलीस्ट आपको 50 लाख रुपीज़ का शेयर एक बार में इशू करना है, तो अगर आप 50 लाख कलेक्शन चाहते हो तो ही आप इशू कर सकते हो, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट है 14 नंबर, लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड क्या होता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ, स्कूल के एग्ज़ाम की नहीं। इफ़ प्रमोटर्स हैव ऑल्सो परचेज शेयर इन द पब्लिक इशू, दे कैन नॉट सेल सच अ शेयर फॉर अ सर्टन पीरियड एज प्रिस्क्राइब बाय सेबी। ओके, अब ये मैं आपको ऐसे ही समझा रही हूँ कि लॉक इन पीरियड क्या होता है। कंपनी के प्रमोटर्स होता है, याद है आपको, हमने कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में पढ़ा था कि कंपनी के प्रमोटर्स होते क्या हैं। जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, जो कंपनी को मार्केट में एग्जिस्ट करवाते हैं, वो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं। जैसे बीओडी हुए, एमडी हुआ, मैनेजर हुआ, ये सब कंपनी के प्रमोटर के लिस्ट में आते हैं। अगर किसी भी कंपनी के शेयर जो इशू हो रही है उसमें अगर कंपनी के प्रमोटर ही शेयर परचेज कर ले तो, या फिर कंपनी की हेल्प करने की वजह से कंपनी उनको खुद शेयर प्रोवाइड करे तो आप सिंपल सी बात है कि आपको कैश की ज़रूरत होगी तो आप तुरंत अपना शेयर बेच सकते हो और उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। पर यहाँ पे लॉक इन पीरियड का मतलब ये होता है कि जो भी शेयर्स हमने अपने प्रमोटर को कैश कंसिडरेशन या विदाउट कैश कंसिडरेशन प्रोवाइड करी है, उसको वो तब तक नहीं बेच सकते जब तक कि उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा हो। एटलीस्ट सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से इस शेयर को हम 3 साल तक नहीं बेच सकते, 3 साल बाद ही आप बेच सकते हो, ठीक है। तो जो शेयर प्रमोटर्स को हम देते हैं और उस पर वो कुछ समय के लिए उस शेयर को बेच नहीं सकते, इसी रिस्ट्रिक्शंस को, इसी रोक को लॉक इन पीरियड कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन बनता है कि लॉक इन पीरियड कितने समय के लिए होता है, तो आपको याद रखना है एटलीस्ट 3 ईयर्स के लिए होता है। 3 साल तक कोई भी प्रमोटर अपना शेयर बेच नहीं सकता है। आई होप आपको जो भी प्रोविजंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस थे वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।